मैं भागवत त्रिपाठी आप सभी लोगों का उज्ज्वल क्लासेज आरटीपी में स्वागत करता हूं। मुझे पूर्णतः विश्वास है कि हम लोगों के द्वारा जो भी वीडियो आप लोगों के पास भेजा जा रहा है आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। आज हम हिंदी व्याकरण से संबंधित जो टॉपिक लेकर आए हैं लेक्चर 4 में, वह है संधि। इस संधि से संबंधित 9, 10, 11, 12 डीएलएड, यूपी टेट, सी टेट या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, इस संधि संबंधित 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। तो आज इससे पूर्व हम लोगों ने स्वर संधि के प्रकार में से दीर्घ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि पढ़ चुके हैं। आज जो हम संधि पढ़ेंगे उस संधि का नाम होगा वृद्धि स्वर संधि। एक बार देख लेंगे कि संधि के प्रकार कितने होते हैं। तो जो संधि होती है, संधि मुख्यतः 3 प्रकार की बताई गई है। पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। इसमें से हम लोग स्वर संधि को पढ़ रहे हैं। स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं और व्यंजन संधि को हल संधि भी कहा जाता है। स्वर संधि को अच संधि क्यों कहते हैं, इसके बारे में पहले वीडियो में हमने बता चुके हैं। फिर भी एक बार देख लेंगे कि स्वर संधि को अच संधि क्यों कहते हैं। क्योंकि अच क्या है, एक प्रत्याहार है और अच प्रत्याहार में आने वाले जितने भी वर्ण हैं वह सभी स्वर हैं, इसलिए स्वर संधि को अच संधि भी कहा गया है। उसी तरह हल को देखा जाए तो हल भी एक प्रत्याहार है और हल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जितने भी वर्ण हैं वह सभी व्यंजन वर्ण हैं, इसलिए व्यंजन संधि को हल संधि भी कहा गया है। इससे पूर्व जो हमने माहेश्वर सूत्र संबंधित जो वीडियो बनाया है उस वीडियो में प्रत्याहार बनाने का नियम हम बताए हैं। विसर्ग संधि को विसर्ग संधि ही कहा जाएगा और इसमें जो स्वर संधि है, स्वर संधि के भेद बताए गए हैं, इसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं, तो स्वर संधि को हम बता चुके हैं, फिर भी एक बार आप देख लेंगे कि स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर संधि का जो परिभाषा है वह इस प्रकार है कि जहाँ एक स्वर के साथ दूसरे स्वर का मेल हो, अर्थात स्वर और स्वरों का मेल होने से जो परिवर्तन होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि के मुख्यतः 5 प्रकार बताए गए हैं और अपवाद रूप में इसके और 3 प्रकार होते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो स्वर संधि के 8 प्रकार होते हैं, लेकिन कक्षा 9, 10, 11, 12 के पेपरों में जो हिंदी विषय का पेपर है उस पेपर में स्वर संधि से संबंधित ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो स्वर संधि है इसके मुख्यतः 5 भेद बताए गए हैं। पहला है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा जो है वह है गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। तीसरा वृद्धि स्वर संधि। चौथा यण स्वर संधि और 5वां जो है
अयादि स्वर संधि है। ठीक है, ये 5 स्वर संधि के मुख्यतः भेद बताए गए हैं, जिसमें से हम लोग दीर्घ स्वर संधि के बारे में पढ़ चुके हैं, अयादि स्वर संधि के बारे में पढ़ चुके हैं। अब जो हमारी संधियाँ बचती हैं, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण संधि, ये 3 संधियाँ पढ़ना है। तो आइए हम पहले इसके सूत्रों को देख लेते हैं। इसका सूत्र आप लोगों को हमने बताया था कि जो दीर्घ स्वर संधि है, इसका सूत्र है अकः स वर्णे दीर्घ। ठीक है, इसके बाद गुण जो स्वर संधि है, इसका सूत्र है आद गुणा। वृद्धि स्वर संधि का सूत्र है वृद्धि रेचि। यण स्वर संधि का सूत्र है इको यणचि। और जो अयादि स्वर संधि है, इसका सूत्र है एचो अयवा या वह। इस तरह से इन सभी संधियों के बारे में हम क्रमशः पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि यह संधि कैसे बनती है। तो आइए हम स्वर संधि में से आज का जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वह वृद्धि स्वर संधि होगा। वृद्धि स्वर संधि जो आज तीसरा हम संधि पढ़ेंगे वह है वृद्धि स्वर संधि। हाई स्कूल का जो पेपर होगा हिंदी विषय का, यूपी टेट, सी टेट या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, इन स्वर संधि संबंधित अधिकांशतः प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपी बोर्ड में जो हाई स्कूल का सिलेबस निर्धारित है, उस सिलेबस में संधि संबंधित जो स्वर संधि है, इन स्वर संधियों में से सिर्फ 2 ही संधि पूछा जाता है। कोई भी प्रश्न होगा तो उस प्रश्न में जो भी संधि विच्छेद होंगे या संधि दिए रहेंगे और पूछा जाएगा कि इन संधियों का विच्छेद कीजिए या विच्छेद वर्णों का संधि कीजिए, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही संधि होगा। पहला होगा वृद्धि स्वर संधि और दूसरा होगा यण स्वर संधि। यानी हाई स्कूल का जो हिंदी विषय का पेपर है उसमें 2 ही संधियों में से आता है, वृद्धि स्वर संधि और यण स्वर संधि। या तो उसमें यण स्वर संधि होगा या फिर उसमें वृद्धि स्वर संधि होगा। तो चलिए आज हम वृद्धि स्वर संधि को समझते हैं। वृद्धि स्वर संधि, इसका सूत्र होगा वृद्धि रेचि। वृद्धि रेचि, वृद्धि रेचि, इसका सूत्र होगा वृद्धि रेचि। और वृद्धि रेचि का मतलब क्या है कि जो हमारे स्वर हैं उनका बृहद रूप हो जाता है। इससे पूर्व जो आप गुण स्वर संधि पढ़ेंगे तो गुण स्वर संधि में आने वाले जो स्वर हैं, जैसे गुण स्वर संधि में ए आता है तो ए का वृद्धि रूप क्या होगा, ए होगा। इसके बाद ओ आता है तो ओ का बड़ा रूप क्या होगा, अ होगा। तो वृद्धि स्वर संधि में सिर्फ और सिर्फ हमें इन 2 मात्राओं पर ध्यान देना है। इसकी मात्रा ये है और इसकी मात्रा ये है। यानी ये 2 मात्रा पहले वर्ण के बाद दूसरे वर्ण पे लगे हुए हों, तो कोई भी शब्द हो, लगभग 90% तक ऐसे शब्दों में वृद्धि स्वर संधि होता है। तो चलिए वृद्धि रेचि, इस सूत्र का हम नियम समझें। उपनियम,
वृद्धि रेची, इस सूत्र के माध्यम से जो वृद्धि स्वर संधि है इसको बिल्कुल ही आसान तरीके से हम समझ लेंगे। कोई भी शब्द आएगा उस शब्द को देखने मात्र से ही हम उसका संधि बता सकते हैं कि इसमें कौन सी संधि है। तो पहला जो इसमें उपनियम है, उपनियम नंबर का, यदि पहले पद में अ या आ आए, इसके बाद दूसरे पद में ए या आए तो दोनों के स्थान पर अब इन दोनों में से बड़ा कौन है, वृद्धि कौन है, तो इसमें से बड़ा अ है। दोनों के स्थान पर आई हो जाता है, ठीक है। और ऐ की मात्रा यहाँ पे बता चुके हैं, ऐ की मात्रा इस तरह से लगाएंगे। यदि यानी कोई भी संधि हो, संधि में दो पद होते हैं और दोनों पदों पर विशेष तौर से ध्यान देंगे। यानी एक पहला पद होगा, पहला पद, और एक हो जाएगा दूसरा पद। तो पहले पद में यानी कि जो ये पहला पद है, ये वाला, ये पहला पद हो जाएगा या दूसरा पद। यदि पहले पद में आए या आए, इसके बाद दूसरे पद में ए आए या ऐ आए, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, ऐ हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे सदा, ये प्लस एओ, ठीक है, सदा धन एओ, सदा धन एओ। अब इस सदा शब्द में आप देखेंगे जो इसके बाद वाला जो वर्ण है द पे मात्रा कौन सी लगी है, आ, और दा में कौन सा स्वर है, आ। यहाँ पे आ स्वर दिखाई दे रहा है, इसके बाद यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ए। ये बताया गया है कि यदि पहले पद में यहाँ पे अ आए चाहे आए, अ आए या फिर आए, यहाँ पे ए आए या आए आए, तो इन दोनों के स्थान पर आए हो जाता है। तो आप देखेंगे सदा में क्या है, आ है, एव में क्या है, ए है, और आ और ए मिलकर क्या बन जाएंगे, आए। और जो आए की मात्रा ये है, ये मात्रा आपका लग जाएगी इस पर, ठीक है, इस पर लग जाएगी। ये आ भी हट जाएगा यहाँ से स्वर, और ए भी स्वर हट जाएगा, ये दोनों मिलकर के आय में परिवर्तित हो जाएंगे, ठीक है। तो आय की मात्रा जब इस पर लगाएंगे तो ये होगा सदय, ये क्या होगा, सदय, यानी यहाँ से आ स्वर हट गया और यहाँ से ए स्वर हट गया। तो जब ए स्वर यहाँ से हट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, व, ठीक है। तो यहाँ इन दोनों के स्थान पर ये मात्रा जब इस पर लगा देंगे तो ये हो जाएगा सदैव, और यहाँ पे वह है तो यहाँ पे कर देंगे वह। तो सदैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, सदा धन एव, सदा धन एव से क्या बनेगा, सदैव। या फिर सदैव शब्द देकर पूछा जाए कि सदैव शब्द में कौन सी संधि है, तो आप देखिए पहले वर्ण के बाद दूसरे वर्ण में क्या है, ऐ की मात्रा है, तो इससे आप पहचान लेंगे कि ऐसे शब्दों में वृद्धि स्वर संधि हो। कोई भी शब्द हो जिस शब्द में ऐ की मात्रा या औ की मात्रा लगा हो, तो ऐसे शब्दों में अधिकांशतः वृद्धि स्वर संधि ही होता है। चलिए अगला उदाहरण देते हैं, इसको मिटा करके फिर पुनः समझने का प्रयास करेंगे। इसका उपनियम यही है पहला, कि पहले पद में अ आए या आ आए, इसके बाद ए
या अय आता है तो दोनों के स्थान पर अय हो जाता है। यानी ये वाला पहला नियम, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये याद रहेगा तो आप वृद्धि स्वर संधि समझ लेंगे। उदाहरण में और लेंगे, जैसे शब्द मैं दे दिया ममय, तथैव, मैव, सैव। ममैव शब्द का संधि विच्छेद हमें बनाना है, तथैव शब्द का संधि विच्छेद बनाना है, मैं का, सैव का संधि विच्छेद। तो इसमें देखिए, इस शब्द में कौन सी मात्रा आई है? अय की मात्रा। पहले वर्ण के बाद दूसरे वर्ण में अय की मात्रा आ जाए तो उसमें जो है वृद्धि स्वर संधि होता है। या फिर कोई भी शब्द आता है और उस शब्द का देखेंगे, शब्द में अधिकांशतः अगर ये मात्रा लगा हो तो उसमें जो है वृद्धि स्वर संधि होता है। लगभग 90% तक ऐसा होता है। जैसे ममेव शब्द का संधि विच्छेद करना है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? मम, पहला पद में क्या लिखेंगे? मम धन एव, मम धन एव बराबर क्या हो जाएगा? ममैव, म मैं व। और यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे कौन सा स्वर आया है? पहले पद में और ये दूसरे पद। तो पहले पद का कौन सा स्वर आया है? मम में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आ आया है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? आ। प्लस एव में कौन सा स्वर आया है? यहाँ पे ए। तो आ प्लस ए बराबर क्या हो जाएंगे? आय। और जो आय की मात्रा है वह लग जाएगी इस पर। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे एक बार ऐसे समझ लीजिए, आ प्लस ए, यानी ये ए है, यहाँ पे आ है, ये दोनों मिल करके एक तीसरे वर्ण के प्रति संकेत करेंगे। और ये जो वर्ण होगा ये वाला, ये मात्रा इस पर लगेगा तो ये हो जाएगा म मैं। ए हट गया, सिर्फ बचा क्या? वा। तो ये क्या रूप बनेगा? म मैं वा, म मैं वा। तो ये म मैं बन जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। तथैव शब्द है, ठीक है, तथैव शब्द। तथैव शब्द का संधि विच्छेद करना है, ठीक है। तो जो पहला पद होगा उसमें लिखेंगे तथा धन एव, तथा धन एव बराबर क्या हो जाएगा? तथैव। तो तथा, यहाँ पे तथ नहीं करेंगे क्योंकि जो शुद्ध शब्द होगा, जो सार्थक शब्द होगा वो क्या होगा? तथा होगा। तो शब्दों पर भी ध्यान देना है कि जो भी हम शब्द लिखें उसका कुछ अर्थ निकले। तथा यानी कि यहाँ पे आ है प्लस यहाँ पे ए है, दोनों मिलकर बन जाएंगे आय। आय की मात्रा इस पर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? तथै। ये क्या हो जाएगा? तथै। और ये हट गया क्योंकि इन दोनों के स्थान पर ये हुआ है तो तथै हो जाएगा। यहाँ पे कोष्टक में लिखेंगे आ प्लस ए बराबर आय। इस तरह से अधिकांशतः मैव शब्द, ममैव शब्द, ये अधिकांशतः पूछता है हाई स्कूल के पेपरों में। जैसे मैव शब्द आ जाए तो मैव शब्द म प्लस एव, म प्लस एव बराबर क्या हो जाएगा? मैव। क्योंकि आ प्लस ए बराबर आई, तो आई की मात्रा इस पर लगेगी और ये ए हट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा? मैं व, मैं व, ठीक है। आ, इसमें का आ, इसमें का आ ले लिए, एक बार इसमें का देखेंगे, ए ले लिए, ये दोनों मिलकर क्या बन गए? आए। आए की मात्रा इस पर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? मैं। ए हट गया, वह बचा, तो क्या रूप बना? मैव। आ प्लस ए बराबर आई। उसी तरह सैव शब्द का भी संधि विच्छेद हो जाएगा। सा धन एव, सा प्लस एव बराबर सैव, आ प्लस ए बराबर आई। इस तरह से वृद्धि स्वर संधि को हम समझने का प्रयास करेंगे। अगला एक और शब्द लेंगे, कृष्ण धन एकता। अगर शब्द अगर आ जाए तो इसका संधि क्या बनेगा? कृष्ण धन एकता। अगर ये शब्द आ जाए, कृष्ण प्लस ए क
था, तो क्या रूप बनेगा? तो कृष्ण शब्द के अंत में आप स्वर को ढूंढेंगे। कृष्ण शब्द के अंत में यानी अड़ा में कौन सा स्वर है? अड़ा में आ स्वर है। एकता के पूर्व में जो स्वर है वो कौन सा है? ए है। तो आ प्लस ए बराबर क्या हो जाएंगे? आए। आए की मात्रा ये है, ये मात्रा लग जाएगी अड़ा पे, तो ये हो जाएगा कृष्णय। ये मात्रा जब इस पर लगी तो क्या होगा? कृष्णय। ए यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि इन दोनों के स्थान पर इसका निर्माण हुआ है। तो लास्ट में बचा क्या है? कता। तो यहाँ पे बस कता शब्द को जोड़ देंगे। तो कृष्ण धन एकता बराबर कृष्ण एकता, कृष्ण एकता। महाधन ऐश्वर्यम, महाधन ऐश्वर्यम, ये शब्द आ जाए महाधन ऐश्वर्यम। तो महाधन ऐश्वर्यम का अगर आपको संधि बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो महाशब्द में हम स्वर को ढूंढेंगे। महाशब्द में स्वर क्या होगा? आ। ऐश्वर्यम शब्द में ऐ, यानी आ और ऐ मिलकर के भी क्या बनेंगे? ऐ। और ये ऐ की मात्रा फिर पुनः जो है इस पर लगेगी, ठीक है, ऐ की मात्रा इस पर लग जाएगी तो क्या हो जाएगा? म है। क्या लग जाएगा? ये यहाँ पर जब लग जाएगी तो म है, ये हट जाएगा क्योंकि इन दोनों के स्थान पर, यानी कि आ प्लस ऐ के स्थान पर ऐ हुआ है, तो यहाँ से ये हट जाएगा और यहाँ पे आ स्वर हट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा? जब आ स्वर हटा लेंगे, ह से आ स्वर हटा देंगे तो क्या सिर्फ ह बचेगा ना, तो ह पे लगा देंगे ऐ की मात्रा, तो क्या हो जाएगा? म है। ए हट गया तो बचा क्या? स्वरियम। महाधन ऐश्वर्यम बराबर महेश्वर्यम, यानी कि जो वृद्धि स्वर संधि होगा, वृद्धि स्वर संधि की बिल्कुल ही सिंपल सी पहचान ये है कि उस पर ऐ की मात्रा लगी रहेगी। अगर किसी भी शब्द पर पहले वर्ण के बाद दूसरे वर्ण में इस तरह के शब्द लगे हुए हों तो उसमें अधिकांशतः वृद्धि स्वर संधि होता है। चलिए अब दूसरा उपनियम समझते हैं। पहला वृद्धि स्वर संधि के लिए ये उपनियम हो गया। दूसरा उपनियम इसका क्या है? दूसरा उपनियम ये है कि यदि अ या आ के बाद, ठीक है, अ या आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर, यानी इन दोनों में से जो बड़ा है वो हो जाता है। तो इन दोनों में से बड़ा जो माना गया है वह औ है, तो औ हो जाएगा और औ की मात्रा ये हो जाती है। तो इसको थोड़ा समझेंगे, यानी पहला पद में क्या हो? पहला पद और ये दूसरा पद। बस वृद्धि स्वर संधि के लिए यही दो नियम आपको याद करना है। ये दोनों अगर याद हो जाएंगे, दोनों अगर आप रट लिए तो समझिए कि वृद्धि स्वर संधि आपको समझ में आ गई। तो देखिए यहाँ पहला पद में क्या होना चाहिए? आ हो या फिर आ हो। इसके बाद दूसरे वर्ण में क्या होना चाहिए? ओ हो या फिर आ हो। तो वहाँ वृद्धि स्वर संधि होगा। जैसे महाधन औषधि, ठीक है, महाधन औषधि, ये क्या हो गया? पहला पद। और ये क्या हो गया? दूसरा पद। तो पहला पद में आप देखिए यहाँ पे कौन सा स्वर है? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक स्वर आपको दिखाई दे रहा है। कौन सा? हा में कौन सा स्वर है? आ। औषधि में कौन सा स्वर है? ओ। तो आ प्लस ओ बराबर क्या बन जाएंगे? औ। आ प्लस ओ बराबर क्या हो जाएगा? औ। आ प्लस ओ बराबर भी क्या हो जाएगा? औ। आ प्लस औ बराबर भी क्या हो जाएगा? औ। तो यहाँ पे देखिए महा में आ है, औषधि में ओ है, दोनों मिलकर बन गए औ। और औ की मात्रा ये मात्रा है और ये मात्रा इस पर लग जाएगी, क्योंकि हा में से आ स्वर निकल गया तो सिर्फ ह बचा है, तो ह पे औ की मात्रा लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? म हाव।
क्या हो जाएगा, माहौ। और जब ये दोनों हट गए हैं, यानी यहाँ से ओ और यहाँ से आ, ये दोनों ही स्वर हट चुके हैं और इन दोनों स्वरों के मिलने से औ स्वर का निर्माण हुआ है। और ये औ स्वर है ह, स्वर पर लगेंगे तो ये हो जाएगा हौ, तो रूप बनेगा महौ। यहाँ से ओ हटा तो बचा क्या, सधी, तो यहाँ पर बस लिख देंगे सधी। महाधन औषधि बराबर महौषधि। ठीक है, यहाँ पे कोष्टक में क्या लिखेंगे, कौन कौन से वर्ण जुड़ करके औ हुआ है, तो आ प्लस ओ बराबर औ, आ प्लस ओ बराबर क्या हो गया, औ। ठीक है, अगला एक और देखेंगे, जलौघ शब्द है, जलौघ। जलौघ, ठीक है, जलौघा शब्द मान लीजिए, यहाँ पे अगर दे दिया जाए कि जलौघा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा या जलौघा शब्द में कौन सी संधि है, तो बस पहले वर्ण को छोड़िए, दूसरे वर्ण में आप देखेंगे कि औ की मात्रा लगी हुई हो, ऐ की मात्रा लगी हुई हो, तो 90% तक ऐसे शब्दों में वृद्धि स्वर संधि होता है, जलौघ है। तो देखिए शुद्ध शब्द क्या होगा, इसको समझ लेंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम इसका विच्छेद ऐसे करते हैं, जल प्लस ओघ, तो ये आपका सही संधि होगा। लेकिन अगर इसी को ऐसे कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं आ है, आ प्लस ओ मिलकर के क्या बन रहे हैं, औ बन रहे हैं ना, और आ प्लस औ मिलकर के भी क्या बनेगा, औ। लेकिन अगर यहीं पे आप कर देते हैं जला धन औघः, ठीक है, यानी कि आ प्लस औ, तब भी होगा आपका औ, तो ये आपका बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि जो शुद्ध शब्द होगा वह जल होगा, ना कि जला होगा। ठीक है, इस तरह से नहीं करना है। हम जो भी संधि करेंगे, हमारे पद में जो भी शब्द आ रहे हैं उस शब्द का कुछ सार्थक अर्थ भी होना चाहिए। तो जल धन ओघा बराबर क्या हो जाएगा, जलौघः। गंगा धन ओघः, गंगा प्लस ओघः। ओघा माने क्या होता है, उद्गम स्थल, यानी गंगा का जहाँ से उद्गम हुआ हो, गंगा जहाँ से निकली हुई हो। गंगा धन ओघः, तो देखिए यहाँ पे क्या है, आ है और यहाँ पे क्या है, ओ है। ठीक है, आ प्लस ओ बराबर औ, तो औ की जो मात्रा है इस पर लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, गंग गौ। ठीक है, गंग गौ, यहाँ से ये हट गया, क्या बचा, घा। गंगा प्लस ओघा बराबर गंगौघा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, गंग गौ घा। गंगा प्लस ओघा बराबर गंगौघा। तो इस तरह से गंगौघा शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा। अगर एक और शब्द ले लिया जाए, वनौषधि शब्द है, महौषधि शब्द है, तो महौषधि को कर लिया है, वनौषधि शब्द का अगर संधि विच्छेद किया जाए, वनौषधि। अब देखिए इसमें पहले वर्ण को छोड़िए, दूसरे वर्ण में, यहाँ पे भी देखेंगे, पहले वर्ण को छोड़ेंगे, दूसरे वर्ण में औ की मात्रा, दूसरे वर्ण में औ की मात्रा, दूसरे वर्ण में औ की मात्रा। तो अगर पहले वर्ण के बाद दूसरे वर्ण में औ की मात्रा है तो अधिकांशतः उसमें वृद्धि स्वर संधि होता है। इस नियम से आप समझेंगे। वनौषधि, तो वनौषधि शब्द का संधि विच्छेद कर लीजिए, तो वन धन औषधि, वन धन औषधि बराबर क्या हो जाएगी, वनौषधि। इस तरह से कर लेंगे, क्योंकि वन में क्या है, आ, और प्लस औषधि में क्या है, ओ, दोनों मिलकर क्या बन गए, आओ। आ और ओ मिलकर के आओ, और औ की मात्रा इस पर लगाएंगे तो ये क्या होगा, बनौ, ओ हट गया, क्या बचा, सधि, तो वन धन औषधि बराबर वनौषधि। तो इस तरह से पूरा आप वृद्धि जो स्वर संधि है, वृद्धि स्वर संधि को आप आराम से आसानी से बना सकते हैं। और वृद्धि स्वर संधि में आने वाले
जितने भी वर्ण हैं उसकी पहचान हमने बताया कि पहले वर्ण को छोड़िए, दूसरे वर्ण में औ की मात्रा लगी हो तो उसमें वृद्धि स्वर संधि होता है। आज के लिए इतना ही। आज वृद्धि स्वर संधि हम लोगों ने पढ़ा और अगले वीडियो में हम लोग यण स्वर संधि और गुण स्वर संधि इन दो संधियों को पढ़ेंगे। अगर आप जल्द से जल्द चाहते हैं कि यह वीडियो मैं बनाकर आप लोगों तक भेजूं तो कृपया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। कहीं से भी कोई दिक्कत आ रही हो तो प्यारे बच्चों आप हमें बतावें। मुझे पूर्ण विश्वास हो रहा है कि आप लोग हम लोगों के परिश्रम का सदुपयोग उठा रहे होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।